हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल स्ट्रेसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज मेड यूज ऑफ इन द स्ट्रक्चरल कंप्यूटेशंस व्हेन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कब यूज किया जा सकता है? सो ऑप्शंस है आपके। फर्स्ट है आपका, द ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस बाय अ फाइनाइट एलिमेंट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द लोड। जो ज्योमेट्री है ना, फाइनाइट एलिमेंट से चेंज हो सकता है, लेकिन ये आपका चेंज होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये होना ही नहीं चाहिए। द चेंजेस इन द ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज टू स्मॉल। टू स्मॉल मतलब क्या? उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है ना। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो ठीक हो रहा है। एंड द स्ट्रेन इन द स्ट्रक्चर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। तो क्या बोल रहा है, जो आपका स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस, मतलब हुक्स लॉ फॉलोड होना चाहिए। सो ये आपका सही है, तभी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं। थर्ड आपका ऑब्वियसली बी सही है, तो बाकी सब गलत होने चाहिए ना, बाकी भी चेक कर लेते हैं। द स्ट्रेंथ्स इन द स्ट्रक्चर आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, यहीं पर गलत हो गया, मतलब ए और सी दोनों गलत हो गए। नॉन ऑफ द अबव कंडीशंस आर मेट। बी तो मेट कर रहे हैं ना, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द पॉइजन रेशियो ऑफ द इलास्टिक मटेरियल्स। मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए पॉइजन रेशियो का? सो इसका आपका रेंज रहता है नेगेटिव टू 0.5, जो कि अगर नेगेटिव से 0 तक है वो आपका जेनेटिक मटेरियल के लिए रहता है, और आपका 0 टू 0.5 आपका इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए रहता है। तो इलास्टिक मटेरियल की मैक्सिमम वैल्यू है आपका 0.5 होना चाहिए। सो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका कैंटिलीवर बीम ऑफ ट्यूबुलर सेक्शंस। ट्यूब का सेक्शन, ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल सेक्शंस कंसिस्ट ऑफ टू मटेरियल, कॉपर एज द आउटर सिलेंडर एंड स्टील एज द इनर सिलेंडर। इट इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज, ध्यान रखना टेम्परेचर राइज हो रहा है, of 20 डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील। द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द ट्यूब्स विल बी। अब आपका ट्यूब है, फ्रंट व्यू में देखोगे तो सॉरी आपका ऐसे देखोगे ट्यूब तो आपको पता नहीं चलेगा अंदर क्या है। बाहर तो आपका कॉपर है, अंदर क्या है? स्टील है। क्रॉस सेक्शन वाइज देखोगे तो ये आपका स्टील है, बाहर आपका आउटर क्या है? स्टील एज इनर लेयर एंड कॉपर एज आउटर। तो आउटर में कॉपर है ना। तो सपोज आपका दो मटेरियल है ना। अभी तो हम वहां पर ऐसे प्रिज्म यहाँ पर ऐसा प्रिज्म बना दिया था, तो आपको इमेजिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो ऐसे ही बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है? वो ज़्यादा है स्टील के कंपेरिजन में, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कॉपर क्या वो फैलेगा, कितना वो ज़्यादा फैलेगा, किसके कंपेरिजन में? स्टील के कंपेरिजन में, क्योंकि स्टील का अल्फा ज़्यादा है। अब दोनों अलग अलग फैले हैं, लेकिन दोनों तो जुड़े हुए हैं ना, दोनों ट्यूब्स हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, एक साथ ही जाएंगे, है ना। 7 जन्म साथ रहने का वादा कर चुके हैं, तो साथ में रहना पड़ेगा जब तक आपका डिवोर्स नहीं हो रहा है। डिवोर्स क्या होगा? जब डिवोर्स कब होगा? जब बीच से ट्यूब हट जाएगा, वो तो हटा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, दोनों को आपका मंडौली करना पड़ेगा, दोनों को साथ में चलना है तो कुछ ना कुछ मंडौली करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा। ना तेरा ना मेरा, ये तो इंडियंस का फेमस है ना तेरा ना मेरा। तो दोनों को बीच में आना पड़ेगा इसके। मतलब जो कॉपर है, कॉपर वाले को पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब आपका क्या होगा? कंप्रेशन में हो जाएगा। स्टील वाले को आगे जाना पड़ेगा, मतलब वो किस में हो गया? वो आपका टेंशन में हो गया। सो कॉपर आपका कंप्रेशन में, स्टील टेंशन में। कॉपर कंप्रेशन में, कॉपर इसमें टेंशन में, गलत हो गया। कॉपर को तो कंप्रेशन में होना चाहिए ना। सो कॉपर कंप्रेशन में और स्टील टेंशन में, तो बी सही है। नो स्ट्रेस, ये गलत है, स्ट्रेस तो हो गई ना। टेंशन इन बोथ, तो ये भी गलत है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इन अ लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट। इसमें आपके ऑप्शन दिए, स्टिफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी, एंड स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर नॉट रिलेटेड। तो जो स्टिफनेस है ना, ये तो हम तो देख चुके हैं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, यूनिट डिफॉर्मेशन। फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहता है? तो ये हम ना स्ट्रक्चर एनालिसिस में ज़्यादा देखेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर एनालिसिस में इंक्लूड करना था, ठीक है। तो इसका आंसर है स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी। कितना फ्लेक्सिबल है, तो जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, यूनिट डिफॉर्मेशन होगा, अगर वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो उतना ही फ्लेक्सिबल कम हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको डिटेल में हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर टू मटेरियल्स दैट इज ए एंड बी इन इज गिवन बिलो। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड बेस्ड ऑन दिस डायग्राम। तो स्ट्रक्चर ए एंड बी का आपका क्या दिया है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया है। ये तो आपका माइल्ड स्टील जैसा दिख रहा है, ठीक है। हमें वैसे तो मतलब नहीं है किसका क्या है, लेकिन आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। ये आपका हाई कार्बन स्टील हो जाएगा, ठीक है। ओके, आपका मटेरियल ए इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल बी। ब्रिटल क्या होता है? जो एकदम सडन टूट जाए, मतलब आपका डिफॉर्मेशन क्या हो? ये आपका डिफॉर्मेशन 0 हो, ये तो आइडियल ब्रिटल हो जाएगा। मतलब आपका मोर ब्रिटल बोल रहा है, कौन सा ज़्यादा ब्रिटल है? तो जिसका आपका एक्सपेंशन, जिसका चेंज इन लेंथ कम हो, वो आपका मोर ब्रिटल होगा। चेंज इन लेंथ किसका कम रहेगा? जिसका आपका स्ट्रेन कम रहेगा। स्ट्रेन कम किसका है? तो मटेरियल ए का स्ट्रेन आपका मटेरियल बी के स्ट्रेन से कम है, डेट इज ई ऑफ ए
ई ऑफ ए इज लेस देन ई ऑफ बी, मतलब आपका चेंज इन लेंथ इन ए इज लेस देन चेंज इन लेंथ ऑफ बी, मतलब मटेरियल ए ज़्यादा ब्रिटल है मटेरियल बी से, दैट इज ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज मोर देन ऑफ ए, बी का ज़्यादा होना चाहिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी। अब ये स्ट्रेन है, स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, इधर से चेक करेंगे, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो ए का ज़्यादा है ना, बी का कम है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, बी का ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ आपका क्या है, ये आपका सिग्मा ए सिग्मा बी, सिग्मा ए आपका ज़्यादा है सिग्मा बी के, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, बी का ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। डेट इज 1 इज द ओनली करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर बोथ फॉल्स बोला, ये भी गलत है, बोथ ट्रू, ये भी गलत बोला, 1 is true बट 2 is false, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, और यहाँ पर उल्टा बोला तो ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट है आपका पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, ये आपका इसी टॉपिक में, इसी सब्जेक्ट में आपका दूसरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस में अच्छे से कवर करेंगे, तो ये क्वेश्चन वहाँ आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ऑन द प्लेन्स विच कैरीज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस इज 0, हमें इनकरेक्ट बताना है, लेकिन ये क्या, ये करेक्ट है। देखो, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वहाँ पर स्ट्रेसेस लग रहे हैं, सपोज ये आपका एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस, एक आपका वाई डायरेक्शन में लगेगा, 3 डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रहा है, तो इसमें स्ट्रेसेस क्या है, आपके ज़रूरी नहीं है आपके यही 3 में मैक्सिमम हो, इसके कारण क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगा। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस है ना, सपोज आपका किसी एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है ना, तो उसके परपेंडिकुलर भी आपका जो स्ट्रेस होगा वो भी आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। तो ये और ये उसके परपेंडिकुलर ये भी आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। ये 1 2 3 ये एक्स वाई जेड में नहीं है, तो तीनों जो म्यूचुअली एक्सिस है ना, सपोज इसमें है तो उसके लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या हुआ, 2 और 3, तो इसमें भी आपका स्ट्रेसेस जो होंगे उसको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। इसमें मैक्सिमम होगा तो इसमें मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो अभी आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है ना, ये आपका किस में आता है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तीनों को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। एक में आपका मैक्सिमम रहेगा, एक में मिनिमम रहेगा, है ना। ये आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, वहाँ पर शियर स्ट्रेस क्या रहेगा, वहाँ पर 0 रहेगा, तो ये आपका सही है। प्रिंसिपल प्लेन्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, तो ये आपका म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है प्रिंसिपल प्लेन्स, तो ये भी आपका सही है। ऑन द प्लेन्स विच कैरीज मैक्सिमम स्ट्रेसेस नॉर्मल शियर स्ट्रेस इज 0, अब क्या बोल रहा है, जहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है लग रहा है वहां पर नॉर्मल शियर स्ट्रेस 0 होगा, उल्टा सही नहीं होगा, ये सही नहीं है। जहां पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है वहां शियर स्ट्रेस तो 0 हो रहा है, लेकिन वहां जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस है वहां पर नॉर्मल शियर स्ट्रेस 0 नहीं होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ एक करेक्शन है, ये आपका नॉर्मल शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम था तो शियर स्ट्रेस 0 हो गया। अब क्या हुआ, जो शियर स्ट्रेस है ना वो मैक्सिमम हो गया, तो नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आगे पढ़ लेंगे, जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। ओके, तो ये दोनों सही है, ये गलत है, हमें तो गलत वाली ही देखना है ना, सी आपका सही होगा। ओके, डी को भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस कोइंसाइड फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, ऑब्वियसली आइसोट्रोपिक है तो सभी पॉइंट में आपका सपोज आपका आइसोट्रोपिक है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट आइसोट्रोपिक है, मतलब आपका सभी पॉइंट में आपका प्रॉपर्टी क्या है, सेम हो जाएगा, तो दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, सो डी भी करेक्ट है। तो डी सी ही है जो कि गलत है, तो हमें गलत वाला बताना था, तो इस केस में सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका शेयर मॉड्यूलस जी ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड द पॉइजनस रेशियो म्यू ऑफ द मटेरियल आर रिलेटेड, तो ये कैसे रिलेटेड है, ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। ठीक है, इंटरनेट पहले 2g यूज़ करते थे, उसमें ई डिनोट होता था, तो ये 1 प्लस म्यू और ऐड कर देना है ना। तो इसमें कौन से g इज इक्वल टू ई 2, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो 2g 1 प्लस म्यू आ जाएगा ना, तो ए आपका सही है। यहाँ पर e इज इक्वल टू जी है, लेकिन 2 1 प्लस म्यू ये तो आपका ई में आ जाएगा ना, अगर रीअरेंज करेंगे जी के तो डिनोमिनेटर में, तो ये आपका गलत हो गया। ये आपका 1 माइनस म्यू है, ये म्यू माइनस 1, तो ये आपका दोनों गलत है ना, तो डेट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। For an isotropic material, the relationship between the Young's modulus, shear modulus and the Poisson's ratio mu is given by, previous जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, E इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, तो G का पूछा है तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2 1 प्लस म्यू, ये हो गया। तो G यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो B आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस 2 म्यू है, यहाँ 1 प्लस 2 म्यू, तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, सो B इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर द लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल। आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस है तो टोटल इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं, टोटल EC ये कितने हैं, ये आपका है E, फिर G, फिर K G F को ही कर दिए, और एक आपका म्यू, तो टोटल 4 हो गए। ये आपके टोटल हैं। इंडिपेंडेंट में कितने होते हैं, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, तो इसमें आते E और म्यू। ठीक है, तो ये आपके 2, तो आंसर हो जाएगा 2।
So that is C is the correct answer. Okay, next. Poisson's ratio is defined as, ये आपका रेशियो दिया है, एक्सियल स्ट्रेस बाय लेटरल स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेस बाय एक्सियल स्ट्रेस एंड एक्सियल स्ट्रेन बाय लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये आपका रेशियो दिया है। तो पॉइजन्स रेशियो ना रेशियो ऑफ स्ट्रेन्स रहता है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस नहीं रहता। तो जहाँ पर भी स्ट्रेस हुआ है वो तो गलत हो गया, यहाँ स्ट्रेस दिया है। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या होता है, न्यूमरेटर में आपका लेटरल स्ट्रेन आता है, यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन है, सो बी सही है। एक्सियल स्ट्रेन बाय लेटरल नहीं, लेटरल बाय एक्सियल रहता है, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रीप स्ट्रेन्स आर, क्रीप स्ट्रेन आपको पढ़ाया गया है, थ्योरी में डिस्कस किया गया। ये किसके कारण, ये आपका लोड है जो आपका जो आपका लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, ठीक है। सस्टेन्ड लोड फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए। सो ये आपका लॉन्ग टाइम कौन सा रहता है, डेड लोड आपका लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, लाइव लोड तो थोड़े टाइम के लिए रहता है, साइक्लिक कभी रहता है कभी नहीं रहता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड तो आपका लोड के तो डिपेंड कर ही रहा है ना, तो डेट इज ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है आपका एन इलास्टिक मटेरियल ऑफ लेंथ एल क्रॉस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा एंड यंग्स मॉड्यूलस ई इज फिक्स्ड एट इट्स एट द बोथ टू एंड्स, दोनों एंड पे आपका जो बार है वो आपका फिक्स्ड है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या दिया, लेंथ है एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा और यंग्स मॉडुलस आपका ई दिया है। द टेम्परेचर ऑफ द बार इज इंक्रीज्ड बाय टी, टेम्परेचर आपका बढ़ गया, रिजल्टिंग इन एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा, ठीक है। उसके कारण स्ट्रेस क्या हुआ, सिग्मा हुआ। कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स अनचेंज्ड, इफ द लेंथ ऑफ द बार इज डबल्ड द एक्सियल स्ट्रेस वुड बी, एक्सियल स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा ही रहेगा कि 2 सिग्मा हो जाएगा, 0.5 सिग्मा हो जाएगा, कम हो जाएगा कि आपका बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पहले तो स्ट्रेस कितना होगा वो निकाल लेते हैं। इस केस में आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ा तो आपका कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ने की कोशिश करेगा, अल्फा एल टी, लेकिन इसको एक ये आपका रजिस्ट करेगा ना, पी फोर्स से रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो रजिस्ट कितने से करेगा, पी एल बाई ए, तो एल एल कैंसिल, ये आपका पी बाई ए क्या हो गया, ये आपका स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, अल्फा टी ई, ये आपका ओरिजिनल अल्फा सिग्मा हो गया, सॉरी सिग्मा है ना, सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा टी ई। अब क्या बोला, अगर लेंथ को बढ़ा देते तो स्ट्रेस में क्या इंपैक्ट आएगा, लेंथ बढ़ाए, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, ये तो आपका अल्फा और ये कांस्टेंट है, आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो सिग्मा आया है ना, तो अल्फा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आपका सिग्मा सेम रहेगा, सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, इन अ मटेरियल अंडर अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन अ 10 into 10 mm स्क्वायर सेंटर्ड एट अ पॉइंट गेट्स डिफॉर्म्ड एज शोन इन द फिगर। तो ये आपका 10 mm into 10 mm स्क्वायर प्लेट है ना, वो डिफॉर्म हो रहा है ना, ये आपका ओरिजिनल स्क्वायर था, ये डिफॉर्म हो गया। इफ द shear strain आपका वाई एक्स वाई जो भी डिनोट करना चाहो एट दिस पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड एज 0.001 k इन अ रेडियन, द वैल्यू ऑफ k, आपका shear strain आपको दिया है k के टर्म्स में, तो आपको k की वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो पहले हम shear strain निकाल देंगे, इससे इक्वेट कर देंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगा। shear strain कितना होगा, ओरिजिनल कितना था आपका 90 डिग्री, बाद में कितना हो जाएगा π/2 प्लस 0.005, एंगल कितना हो गया, बढ़ गया। अगर एंगल बढ़ गया ना तो shear strain क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव। अगर समझ नहीं आ रहा है, अच्छा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से कितना चेंज हो रहा है, 0.0005, तो इतना आपका shear strain हो गया। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव, क्योंकि वापस 90 डिग्री कर रहे हैं ना, वापस 90 डिग्री के लिए यहाँ माइनस करना पड़ेगा। 90 डिग्री से कितना ज़्यादा है, 0.0005 ज़्यादा है, तो वापस 90 डिग्री में करने के लिए इतना माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका shear strain हो जाएगा। तो shear strain हो जाएगा 0.0005, ठीक है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री से कम रहेगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। वापस 90 डिग्री में लाना है, ठीक है, जितना मैग्नीट्यूड लगेगा लाने के लिए 90 डिग्री में उतना ही आपका shear strain हो जाएगा। तो माइनस 0.0005 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.001 k। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0.0005 बाय 0.001, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू हो जाएगा -0.5, ठीक है। तो ये आपकी k की वैल्यू डेट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेन हार्डिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील मीन्स, स्ट्रेन हार्डिंग मतलब क्या होता है, तो अभी हम स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ पढ़े किसके, माइल्ड स्टील के लिए, तो ये आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, देन इलास्टिक लिमिट है ना, फिर आपका अपर यील्ड लोअर यील्ड, फिर आपका है ये आपका था प्लास्टिक, एक सेकेंड, ये आपका है ठीक है, ये आपका है प्लास्टिक जोन, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा था, ये है कि ये वाला प्लास्टिक जोन है, लेकिन ये तो आपका स्ट्रेन हार्डनिंग है ना, ये आपका स्ट्रेन नेकिंग हो गया, तो ये आपका अल्टीमेट हो गया, ये आपका फेलियर हो गया है ना, तो ये आपका प्लास्टिक जोन हो गया। अब क्या बोला, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है, तो ये आपका क्या है, स्ट्रेस ज़्यादा लेने के लिए आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है, थोड़े से अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ज़्यादा आपका स्ट्रेस के लिए आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है। सो डिक्रीज इन स्ट्रेस, यहाँ तो डिक्रीज इन स्ट्रेस बोल रहा है, एक्चुअली में तो आपका इंक्रीज इन स्ट्रेस हो रहा है, तो आपका गलत हो गया।
एक्सपीरियंसिंग हायर स्ट्रेस देन यील्ड स्ट्रेस विथ इंक्रीज्ड डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन बढ़ गया तो डिफॉर्मेशन बढ़ गया, उसके कारण क्या स्ट्रेस भी बढ़ गया, तो यही तो आपको बोला है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेन अकरिंग बिलो प्लास्टिक फ्लो ऑफ स्टील मटेरियल, प्लास्टिक फ्लो के पहले, बल्कि प्लास्टिक फ्लो के तो बाद हो रहा है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। स्ट्रेंथनिंग स्टील मेंबर एक्सटर्नली फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेन एक्सपीरियंस, तो ये भी आपका गलत है, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो 1 मार्क्स में इतने ही क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।